बच्चों, हम जो अपना मॉडल पेपर मैंने 2022 का आपको कराया था पार्ट 1, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट 2 आपको करा दूंगी। लाने में मुझे लेट हो गया बच्चों, बीच में थोड़ा सा हमारे घर में फंक्शंस वगैरह हो गए थे, इसलिए लाने में थोड़ा सा मुझे पार्ट 2 आपको लेट ज़्यादा हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है बच्चों, अब आप एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप तुरंत रिवीजन लगाएंगे अगर पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो आपके लिए बेस्ट होगा बच्चों। तो पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए मैं इसका जो लिंक है पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऊपर आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, उसको आपको लिंक जरूर मिल जाएगा जो इसका पार्ट 1 था। पार्ट 1 में कहाँ तक सॉल्व कराया था उसको मैं बता देती हूँ आपको, एक बार देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में बच्चों मैं 15 क्वेश्चन तक आपको करा चुकी हूँ, ये पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पार्ट, इसमें आपका सेक्शन सी रह रहा था और एक सेक्शन डी रह रहा है, खंड सी और खंड डी। इसको मैं आज आपको सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें आपका सॉल्व क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। मतलब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है क्या होता है। तो बच्चों परिभाषा याद करने का सबसे सरल तरीका आप यहाँ देख लीजिए, आर बराबर के और ये अपना रिएक्टेंट इसकी पावर मान लीजिए एक्स और ये इसकी रिएक्टेंट की पावर वाई। अब इसको आपको डिफाइन करना है कोटि को परिभाषा में। कोटि क्या है यहाँ पे, n बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब घातांकों का योग। तो आप क्या कहेंगे, किसी भी वेग समीकरण में, ये आप क्या है, ये आपकी एक वेग समीकरण है। वेग समीकरण में सांता पद की घातांकों का योग क्या कहलाएगा, कोटि। तो संतुलित वेग समीकरण में अपना किसी भी अभिक्रिया की वेग समीकरण में सांता पदों की घातांकों का जो योग है यही क्या कहलाता है, कोटि है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, बच्चों ये मैं आपको पूरा यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपका डेरिवेशन आपकी कॉपीज में होगा, उससे आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमारे को करवाई दो, तो आप मुझे बॉक्स में बता देना, मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगी समाकलित वेग समीकरण, जहाँ पर आपको मैं 0 ऑर्डर का भी करा दूंगी और फर्स्ट ऑर्डर का भी करा दूंगी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अभी नीड नहीं है। तो बच्चों आगे देख लेते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या कहता है बच्चों, अभिक्रिया का वेग कहता है आर बराबर सांद्रता बटा समय। तो आप कहते हैं इकाई समय में, कितने समय में, इकाई समय में सांद्रता में होने वाला परिवर्तन जो कहलाता है वो वेग कहलाता है। कि अगर मान लीजिए 1 मिनट में सांद्रता बदल गई 2 मोल प्रति लीटर, दूसरे मिनट में हो गई सांद्रता 4 मोल, तीसरे मोल में हो गई 6 मोल, तो इकाई समय में सांद्रता कितनी बदल रही है वही कहलाता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता को सक्रिय ऊर्जा के आधार पर समझाइए। तो बच्चों इसका सूत्र है आपका k बराबर a e रेज़ टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसमें आप बता सकते हो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सक्रिय ऊर्जा का मान घटता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा किससे बताएंगे आप, यहाँ से आप बताएंगे आर्यनीय समीकरण से, कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सक्रिय ऊर्जा घटती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आगे देखें, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि कार्बन हैलोजन बंध की प्राकृतिक आकृति कैसी है। अब सी और ये क्या है, एक्स। एक्स मतलब होता है बच्चों हैलोजन। हैलोजन क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा। जब माइनस और प्लस आ जाते हैं तो बंध की प्रकृति कैसी हो जाती है, पोलर हो जाती है, ध्रुवीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेंजीन को FeCl3, तो मैं बच्चों यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये अपना बेंजीन है, इसको हमने क्लोरीन के साथ कराई है रिएक्शन और FeCl3 के साथ कराई है। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन इसमें ही प्रतिस्थापन है। कैसे करते हैं ये दोनों आपस में रिएक्शन, ये देखिए, ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है ये FeCl3 से अभिक्रिया करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन खींचता है, FeCl4 माइनस बनता है और साथ में बनता है Cl प्लस, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो ये वाला जो Cl है वो किस रूप में रह जाएगा, Cl प्लस में। अब ये जो Cl प्लस यहाँ से मिला तो बच्चों ये Cl प्लस क्या करेगा, बेंजीन वाले के पास जाएगा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया और ये यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये तो बन गया क्रिया एक्स, इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर दीजिए। तो ये शुष्क ईथर हो गया और साथ में हो गया अपना सोडियम के साथ वाई बनता है। तो बच्चों कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया सोडियम, ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए यहाँ से NaCl बाहर निकल गया, आंसर बन गया बाईफेनिल। आंसर समझ में आ गया बच्चों आपको। तो ये बच्चों आपका एक्स बन गया और ये वाई बन गया। आगे देखिए DDT का पूरा नाम, वेरी नाइस आंसर। देखिए DDT क्या होता है, DDT का पूरा नाम है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोईथेन। अब ये कैसे बना ट्राईक्लोरोईथेन, तो ये बनाना दिखा देते हैं आपको DDT का। ये देखिए बच्चों ये होता है अपना क्लोरोबेंजीन,
फिर से आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, एक सेकेंड, ये क्लोरोबेंजीन लिया आपने, साथ में रिएक्शन करा दी आपने क्लोरल से। क्लोरल क्या होता है, CH3 CHO, CCl3 CHO, है ना, ये होता है अपना। तो ये हो गया CCl3 CHO, ये उसका होता है H, ये होता है इसका H, और ये H2O बाहर निकल जाता है। जो बचता है वो देखिए क्या बच गया, एक सेकंड बच्चों, ये देखिए, है ना, एक और बना लीजिए आप ऐसे ही, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, C, ये हो गया H, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, और ये हो गया Cl। ठीक है, अब नाम देखिए कैसे बन गया आपका, नाम थोड़ा देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। ये देखिए डाई क्लोरो, तो ये डाई क्लोरो हो गया, डाईफेनिल, ये हो गया डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो, ये देखिए ट्राई क्लोरो, ये हो गया 1 2 3, इथेन मतलब ये 2 कार्बन हो गए। आगे बात समझ में, तो डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो, इथेन, तो ये हो गया अपना यहाँ पे। तो ये बच्चों यहाँ पर एक बार इसको हटा देते हैं पूरे को, ये अपना यहाँ से हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ से। चलो आगे कह रहा है एथेनॉल को PCl5, चलिए जी एथेनॉल को काम में ले लेते हैं। PCl5, ये PCl3 हो गया, ये Cl हो गया, और ये Cl टूट गया, CH3 CH2, और ये Cl, ये बन गया X। अब इसकी अल्कोहलिक QH, ये X बन गया। अल्कोहलिक QH किसका काम करता है, विलोपन का। विलोपन मतलब जब तक 2 कार्बन का एल्कीन है तो यहाँ से ये हट जाएगा Cl, और ये अपना इस तरह से एथीन बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैसे बन गया एथीन, ये देखिए CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 Cl लिख सकते हैं। अल्कोहलिक QH इस तरह से 2 सिग्मा को हटा देता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। तो यहाँ पे बन गया ये Y। आगे देखो एनिलीनियम धनायन की। अब एनिलीनियम धनायन क्या होता है बच्चों, ये होता है एनिलीन, अगर ये H+ को ग्रहण कर ले, है ना, सॉरी ये होता है एनिलीन, अगर ये H+ को ग्रहण कर ले तो ये हो जाता है एनिलीनियम। अब आप इसके डबल बॉन्ड को यहाँ हटा दीजिए, इसके साथ एक और बना दीजिए, तो 2 अनुनादी संरचना इस तरह से बन जाएंगी इसकी। ध्यान रखिएगा कितनी बनेंगी, 2, ज़्यादा मत बना देना, इस तरह वाली मत बना देना बच्चों। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आप कह दो कि ये मैम NH3+ है, ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से घुमा देगा और इस तरह से बन जाएगा। बच्चों ये फेवर में मैं नहीं करूँगी, कारण इसका क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के देखिए कितने बॉन्ड हो गए, 3 और 2 5, इसीलिए केवल कैसी बनेगी, एक तो ये वाली बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। ठीक है, आगे देखें इसके अंदर इनको क्षारीय सामर्थ्य में लगाना है। अब ये देखिए ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री है। तो बच्चों नंबर याद रखिए 213, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री की सबसे कम। आगे लिख रहा है ब्यूटेन 1ऑल और ब्यूटेन 1 अमीन की तुलना में विलेयता ब्यूटेन 1ऑल की ज़्यादा है। ये आपको दिया गया है कि एक तो अल्कोहल है और दूसरा क्या है बच्चों, एमीन है। तो अल्कोहल की जल में विलेयता ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, क्यों है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जल में विलेयता का कारण है इन दोनों का ही हाइड्रोजन बंध। किसकी वजह से विलेयता होती है, हाइड्रोजन बंध। तो आपको देखना है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है। तो मैं बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन इनके साथ बंध बनाता है तो बता दूं हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ होता है, फिर नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि विद्युत ऋणता F की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है। सीधी सी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाले के साथ हाइड्रोजन बंध अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण अल्कोहल के साथ बनने वाला हाइड्रोजन बंध अधिक प्रबल होता है बजाय किसके, नाइट्रोजन वाले के। आगे देखते हैं बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम। बच्चों ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है C6H5SO2Cl, नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप चाहे तो बेंजीन को पूरा बना सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एथेनेमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बिल अमीन का समीकरण लिखिए। एथेनेमीन क्या होता है बच्चों, ये होता है CH3 CH2 NH2, साथ में रिएक्शन किससे होगी, CHCl3 और KOH से होगी। क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH2 NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। अगर K है यहाँ पे तो KCl बन जाएगा। क्षार जब होता है तो निश्चित रूप से H2O बनता है। बस ये आपका प्रोडक्ट हो गया, समीकरण संतुलित कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। CH3NH2 और C6H5NH2 की तुलना में
इसकी क्षारीय सामर्थ्य अधिक है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो CH3NH2 ये देखिए कहाँ सॉल्व कर दें बच्चों इसको अपन, चलो इसको हटा दूँ एक बार, आपको देखना हो तो वीडियो को मतलब बैक करके देख लेना। तो CH3NH2 बच्चों एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताती हूँ कि क्षारीय सामर्थ्य आखिर होती कब है। क्षारीय सामर्थ्य बेसिकली अमीन या अमोनिया की होती है। किस वजह से? इसके लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर जितने आसानी से दूसरे वाले को दे देगा उतना ही इसकी क्या होगी, क्षारीय सामर्थ्य होगी। अब देखिए कौन ज़्यादा आसानी से दे सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें ये उस तरह से अनुनाद हो जाता है, तो बेटा लोन पेयर नाइट्रोजन के देने की बजाय बेंजीन वाले ने खींच और लिए। आपको देख रहे हो ना कि बेंजीन वाले ने दिए तो है नहीं, बल्कि इससे क्या कर लिए हैं बच्चों, खींच लिए हैं। ये देखो आपको साफ दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसे खींच लिए, तो बेंजीन वाले ने अपनी ओर आकर्षित कर लिए। जबकि CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर बेंजीन वाले में अनुनाद हो जाने के कारण ये नाइट्रोजन के Lp बेंजीन वाले द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे इसकी क्षारीयता कम हो जाती है। तो इसकी तो कम हो गई, और जबकि इसकी प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, जिससे क्षारीय सामर्थ्य बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल को परिभाषित कीजिए। बच्चों एग्जाम्पल से अच्छा हो जाएगा। ये अपन ने एग्जाम्पल ले लिया K4FeCN का होल 6। जब लिगैंड एक ही टाइप का हो तो कहलाता है वो होमोलैप्टिक, लेकिन जब लिगैंड दो तरह के हो, जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे CONH3 का होल 5 और ये Cl, और यहाँ पर लिख दिया हमने Cl, ठीक है। अब यहाँ पर लिगैंड कितने टाइप के हो गए बच्चों, दो टाइप के हो गए। अब यहाँ लिगैंड जब दो टाइप के यहाँ से हो गए, एक सेकेंड, अब लिगैंड दो टाइप के हो गए ना, एक नाइट्रोजन और एक क्लोरीन वाला, तो ये हो गया अपना हेट्रोलैप्टिक। आगे देखें, तो एक प्रकार के हो लिगैंड तो होमोलैप्टिक, दो प्रकार के हो तो हेट्रोलैप्टिक। TiH2 का होल 6, ये आपका लेसन नंबर 9 से चल रहे क्वेश्चन का विलयन रंगीन होता है, कारण दीजिए। बच्चों कलर जहां भी आ जाए समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर टाइटेनियम जो होता है वो +3 वाला होता है। कैसे होता है, टाइटेनियम कितना आता है 21, और कितने पे आता है बच्चों 21 पे आता है। इसका मतलब आर्गन 3D1 सॉरी Ht 22 पे आता है ना, 3D1 सॉरी 3D2 और 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका हो गया आर्गन 3D1। तो यहाँ पर ये 3D1 हो गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। और दूसरा ये जो D है ना अपना, यहाँ हो जाता है DD संक्रमण। अब DD संक्रमण क्या चीज़ होती है, ये देखिए ये होती है अपनी D की 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, ये हो गया हो, और ये हो जाता है यहाँ पे विपाटन। विपाटन होने का मतलब हो गया बच्चों यहाँ से, एक सेकंड क्लियरली दिखेगा नहीं, अपन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। ये देखिए बच्चों, अब ये वाला जो एग्जाम्पल था ना अपना, तो इसके अंदर हो गया ये 3D1 किसका, टाइटेनियम +3 का। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, दो भागों में बांट दिया इसको, ये हो गया अपना Eg, ये हो गया T2G। तो ये यहाँ हो गया, जैसे ही इसको लाइट मिलती है सनलाइट, ये इधर से इधर जाता है, ये तो हो गई अपनी Eg कक्षक, ये हो गई अपनी T2G कक्षक। तो यहाँ से DD संक्रमण यहाँ से हो जाने की वजह से, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और दूसरा DD संक्रमण, तो ये हो गया इसका रंगीन होने का रीज़न। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए, अष्टफलकीय क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समभ्रंश डी कक्षकों क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन चित्र बनाइए। तो बच्चों समभ्रंश डी कक्षकों के क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन को चित्रित कीजिए। ये आपकी किताब में बहुत अच्छा बना रखा है, आपको अगर दिक्कत आए तो मैं बना देती हूँ एक बार और। ये लीजिए आपके सामने बना देते हैं इसका चित्र, अभी भी जो बनाया है वही है। ये देखिए बच्चों, ये तो हो गई आपकी डी 1 2 3 4 5, तो ये आप लिख सकते हैं DXY DYZ DXZ DZ² और DX² ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ती है इसकी, ये 5 हो जाएंगी, फिर ये दो भागों में बटेगा, ये वाला Eg। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, मारते टाइम ये वाला जो गैप आएगा वो ज़्यादा आएगा और ये गैप कम आएगा, क्योंकि ये वाला होता है बच्चों 0.4 और ये होता है 0.6। नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। अष्टफलकीय क्षेत्र तो डेल्टा O आ जाएगा और ये पूरा होता है डेल्टा O। ये वाली होती है Eg, ये होती है T2,
जी अष्टफल किया तो Eg ऊपर आएगा, T2G नीचे आएगा। Eg में बता दीजिएगा कौन कौन सी कक्षक है, dz स्क्वायर dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, जबकि नीचे कौन सी आएंगे dx y dy z और dx z, और यहाँ दिखा दीजिएगा आप इसके CF SC। ठीक है, चलो आगे चलते हैं यहाँ से अपन। अभी काफ़ी बड़ा पेपर है बच्चों, और वाला क्वेश्चन भी है कि यहाँ से ये वाला जो है अपना CuNH3 समावता प्रदर्शित करते हैं, वह इसे परिभाषित कीजिए। बच्चों आयनन समावता प्रदर्शित करते हैं, हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे प्रतिस्थापित होने वाले आयन अलग अलग होते हैं। इसमें ब्रोमाइड आयन, इसमें सल्फेट आयन, और इसके आयन का नाम क्या है CuNH3 SO4 माइनस प्लस, और इसके लिए मिलेगा CuNH3 Br, और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा इसमें आयन। ये प्रतिचुंबकीय जबकि अनुचुंबकीय, देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा। CuNH3 प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट +3 है और इसमें भी कोबाल्ट क्या है +3 है। लेकिन यहाँ पर लिगेंड कैसा है, देखो कोबाल्ट +3 का मतलब हो गया विकर्मन फीको, तो ये कोबाल्ट आता 27 पे, तो ये हो गया बच्चों 374H2। 374H2 का मतलब हो गया अपना कोबाल्ट +3 का मतलब हो गया ये आ जाएगा आपका 36, और 36 क्यों 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दी ना। अब अगर ये वाली चीज़ है अपनी CuNH3 वाली चीज़ है, ये देखिए थोड़ा सा अलग कलर ले लें अगर अपन, अगर CuNH3 वाली चीज़ है तो यहाँ लिगेंड कैसा है, प्रबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे क्या, तो बच्चों यहाँ पे 36 जो है वो प्रबल लिगेंड होने की वजह से, वैसे तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, लेकिन लिगेंड कैसा है NH3, ये एक प्रबल लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, युग्मन हो जाएगा। तो युग्मन होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6, जबकि फ्लोराइड कैसा लिगेंड है, यहाँ पे प्रबल लिगेंड नहीं है, दुर्बल लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो समझ में आ गया। यहाँ दुर्बल लिगेंड प्रबल लिगेंड होने की वजह से ये वाला लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जबकि NH3 कैसा है, प्रबल लिगेंड है, अतः लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाएंगे, अयुग्मित मिल जाएंगे, सॉरी इसमें युग्मित हो जाएंगे और इसमें अयुग्मित। अच्छा ये वाला आप किताब से देख लेना, उसमें अष्टफल कहता है और ये चतुष्फल कहता है, नहीं तो बच्चों लेट हो जाएगा ना फिर। वनीला M से प्राप्त होने वाले, वनीला M नहीं है बच्चों, वनीला बीन्स, वनीला की बीन्स आती है, मतलब एक्चुअली पेड़ का नाम है ना, उसमें बीन्स जो है उससे मिलने वाला एल्डिहाइड कौन सा है। मतलब ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी आपको, प्रेफरेबली आप याद कीजिए, बाकी इसका जो सूत्र है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये है बच्चों ये एल्डिहाइड जो मिलता है ना, इसके अंदर बच्चों ईथर भी है, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ठीक है, आगे ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला सही है क्वेश्चन, अच्छा है कि निम्नलिखित रूपांतरणों की रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण कीजिए। देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए बच्चों गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए CO प्लस HCl से, किसकी उपस्थिति में AlCl3 ले लीजिए, CuCl ले लीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डोक्सिम, ये भी देख लेते हैं एक बार कौन सा है बच्चों, अमोनिया के व्युत्पन्नों से जो क्रिया है उन्हीं में आ जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन। ये देखते हैं अपन CH3, ये CHO हो गया, एसिटाल्डोक्सिम, तो ये हो गया बच्चों हाइड्रोक्सिल अमीन, H2O बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा उसका आप रिएक्शन लिख दीजिए C डबल बॉन्ड N और ये OH, ये बन गया आपका एसिटाल्डोक्सिम, मतलब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करा दीजिए। एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता का कारण दीजिए। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए, ये वाला तो बी वाला तो अगर नोट करना चाहें, बाकी यही अपने पास स्पेस है, या फिर चलो मैं आपको एक नए पेज पे समझा देती हूँ कि एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोजन परमाणु की एसिडिटी का मतलब क्या है। बच्चों ये देखिएगा आप एल्डिहाइड, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे ही बच्चों OH आयन आता है तो बच्चों ये क्या होता है, यहाँ से ये जो CH2H है यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिवर्स होके जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। कैसे आ गए, अब जैसे ही ऐसा होगा तो CH2 डबल बॉन्ड C और O माइनस और ये बन गया H बन गया। अब ये जो आपको सामने दिख रहा है अगर ये ऐसा बना है तो सीधी सी बात है इसकी H निकलने का रीज़न हुआ क्या होगा, ये वापस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ से वापस जो बना CH2 माइनस C और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया H, ये फिर से यहाँ जाएंगे फिर से यहाँ, एक तरह से ये हो गया बच्चों यहाँ क्या बन गई अनुनादी संरचना। तो H प्लस निकलने के बाद जो आयन बना वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, इसीलिए अल्फा H की अम्लता अधिक होती है। अल्फा कैसे है, कार्बन जुड़ा हुआ, पहला कार्बन कौन सा है, अल्फा है, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि बना हुआ H प्लस निकलने के बाद बना हुआ आयन जो होता है वो स्थायी हो जाता है। आगे है दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड,
तो बच्चों दालचीनी जो होती है सिनेमन बोलते हैं इसको, तो सिनेमन से सिनेमल्डिहाइड बनता है। तो सिनेमल्डिहाइड होता क्या है, सिनेमिक एसिड जानते हैं आप, सिनेमिक एसिड होता है बच्चों ये, ठीक है। और इसी में अगर इसमें चेंज कर देंगे आप यहाँ पे CHO, तो ये हो गया अपना सिनेमल्डिहाइड। आगे देखिए बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका बेंजोइल क्लोराइड हो गया, रिएक्शन रोजनमुंड करा दीजिए, पैलेडियम BaSO4, और ये हो गया हाइड्रोजन से, तो ये होगी H यहाँ से टूटा, H यहाँ से टूटा, HCl बाहर बचा, और ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन बना दीजिए, तो हाइड्रोजोन बनाने के लिए रिएक्शन कौन सी होगी, ये देख लीजिए यहाँ पे बच्चों, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, तो ये हो गई बच्चों आपका एसीटोन, और रिएक्शन करा दीजिए आप हाइड्रोजीन से, तो ये H2O बाहर निकल गया, जो बच गया बच्चों वो हो गया ये, तो ये बन गया आपका एसीटोन हाइड्रोजोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उतनांक समतुल्य आणविक वाले हाइड्रोएल्डिहाइड से ज़्यादा क्यों होता है? कहने का मतलब है इनका ये अपना अम्ल है और ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है। रीज़न है बच्चों इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से यहाँ पर बनने वाला जो हाइड्रोजन बंध है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय किसके, इसके, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 हैं, जबकि यहाँ कितना है, 1 ही ऑक्सीजन है। तो सीधी सी बात है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अम्ल में ज़्यादा होती है बजाय एल्डिहाइड के। ये आपका लेसन खत्म हो गया है बच्चे अपना पूरा। मैं फिर से बोल रही हूँ इसका पार्ट 1 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट से शेयर करके जल्दी से क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए बच्चों, बचा हुआ आपका। अगर आपको लग रहा है कि आगे भी आपको मॉडल पेपर चाहिए बच्चों, तो क्योंकि ये टाइम आपका बहुत शायद कम बचा है, राजस्थान बोर्ड वालों के पास एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं इनके, तो आप फटाफट से इसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, अब वो आप रिक्वायरमेंट्स आपकी मैं ज़रूर पूरी कर दूँगी। स्टूडेंट्स टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी भी और नहीं भी कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि मैं नहीं बना पाई थी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट for your next exam and board exams.